फर्स्ट क्वेश्चन, पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर, क्योंकि सारा टाइम बेस्ड है आपका जो बिट्स का जो पेपर है बिट सेट, और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ एक्यूरेसी भी इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मतलब सारे बोनस मार्क्स के चक्कर में सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते हैं और नेगेटिव भी हो जाती है, तो वो प्लीज मत करना। अनलेस एंड अनटिल यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट तभी आप सारे अटेम्प्ट करोगे, अदरवाइज अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान दो, स्कोर को मैक्सिमाइज करो, नेगेटिव मार्किंग मत करो, ठीक है ना। और आपको पता है कि अगर 390 में से आप 300 या 270 के ऊपर लेकर आते हो तो कहीं ना कहीं तीनों कैंपसेस बिलानी, हैदराबाद और आपका गोवा में आपको अच्छी ब्रांचेस मिलने के पूरे चांस है ना। चाहे वो CS हो या मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग हो, इकोनॉमिक्स हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो या इंस्ट्रूमेंटेशन हो, दिस आर ऑल गुड ब्रांचेस इन बिट्स, है ना। तो 96 cos पाई बाय 33, 2 पाई बाय 33, 4 पाई बाय 33, 8 पाई बाय 33, 16 पाई बाय 33, इसमें जीपी वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। और जीपी का फॉर्मूला होता है 96, तो एज इट इज रखने दो, ये हो जाएगा थीटा, ये हो जाएगा 2 थीटा, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर थीटा, ये 2 क्यूब थीटा, ये 2 की पावर 4 थीटा। तो फॉर्मूला इसमें होता है साइन 2 की पावर, टोटल टर्म्स कितनी है, टोटल टर्म्स आपकी 5 है, तो 2 की पावर 5 थीटा लिया हमने पाई बाय 33 को अपॉन साइन थीटा। तो यहां से आपका हो जाएगा 96 टाइम्स साइन, अच्छा यहां पे भी आएगा 32, 2 की पावर 5, ठीक है। तो फॉर्मूला हमने लगा दिया, ये हो जाएगा 32 पाई बाय 33 और नीचे हो जाएगा आपका 32 साइन पाई बाय 33, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि 32 पाई बाय 33 को लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाय 33, और पाई माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर ही होता है, तो ये कैंसिल हो गया आपस में, 32 से 3 कैंसिल हो गया, तो 3। तो जल्दी आज क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और इसी तरीके से फोड़ना है अपने को, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन डन, ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल सवाल। अगला सवाल है क्वाड्रेटिक का। ए एंड बी अगर इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो आपको वैल्यू बतानी है, ए की पावर 21, बी की पावर 21, ए की पावर 17, बी की पावर 17 अपॉन ये वो न्यूटन सम वाला कुछ कॉन्सेप्ट आ गया आपके लिए। देखो समर्थ 130 जनरल में मेरी प्रेडिक्शन जो थी वो थी करीबन 11,000 के आसपास, है ना, लेकिन बच्चों का पेपर कैसे उस पर डिपेंड करता है, तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं 9,000 से 11,000 के बीच में आपकी रैंक लाया करेगी, है ना। 130 पे आपकी 9,000 तक भी जा सकती है, 9,000 10,000 तक भी, है ना। तो 130 पे मेरा सजेशन होगा कि 11,000 तो आपकी मैक्सिमम है, पर 11 से बिलो ही रहेगी, मतलब 10 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है ना, इट डिपेंड्स। अब इतना ज्यादा एक्यूरेट तो नहीं बता सकते, पर एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ यार मेरी 9 से 11 के बीच में कोई ना कोई रैंक आएगी, है ना। हमने प्रेडिक्ट किया था 11,000 के आसपास, बट 11 से अगर कम भी रहती है 10 तक जा सकती है मुझे लग रहा है मैक्सिमम, तो 10-11,000 के आसपास अप्रॉक्स मान के चलो। चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पे हम लोग a की पावर 17 कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा a4 + 1, और b की पावर 17 कॉमन ले लेते हैं, b4 + 1। अब यहां पे a4 + 1 और b4 + 1 को हमें कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, आपने न्यूटन सम पढ़ा होगा, तो कैसे करेंगे। a4 + 1 और b4 + 1 की वैल्यू, a इसको सेटिस्फाई करता है, तो a² - 7a, तो यहां से a² - 1 7a हो जाता है। तो a4 + 1 के लिए मैं स्क्वायरिंग कर देता हूं, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो यहां से कुछ वैल्यू आ जाएगी, तो a4 + 1 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 51a², स्क्वायरिंग कर दी मैंने। सिमिलरली b भी इसको सेटिस्फाई करेगा, b4 + 1 भी 51b² आ जाएगा, तो इसकी जगह लिख दो 51a², इसकी जगह लिख दो 51b², तो ये हो जाएगा 51a की पावर 19 + b की पावर 19। तो बड़ा आसान सा सवाल है लेकिन थोड़ा ट्रिकी भी है ना। 51 इज द राइट आंसर, यस 51 एक बच्चे ने लिखा भी था। ओके लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। ABCD आर पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट ABCD का सम 11 है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a की पावर 5 b³ c² इज d इज 3750 बीटा, तो बीटा बताना है। तो ये AMGM का सवाल है बेटा, इसमें a की पावर 5 आ रहा है, तो हमें इसको a को 5 बार तोड़ना पड़ेगा। ABCD का सम जो है 11 है ना, तो AMGM यूज करते हैं। किस किस में AMGM यूज करेंगे, 5 बार a तोड़ेंगे हम लोग, a की पावर a/5 5 टाइम्स, b का कितना पावर चाहिए, क्यूब चाहिए, तो b को 3 बार तोड़ेंगे, c को 2 बार तोड़ेंगे और d को नहीं तोड़ेंगे। कितने एक्सप्रेशन हो गए टोटल, 5 और 3 8 और 2 10 और 11। तो अर्थमेटिक मीन इन 11 नंबर्स का इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, इन सब का प्रोडक्ट की पावर 1/11, इनका प्रोडक्ट हो जाएगा a की पावर 5/5 की पावर 5, b³ / 3³ c² / 2² इंटू d।
तो ये ए बी सी डी ही है और वो 11 ही दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 11 से 11 कैंसिल हो गया, 1 आ गया मतलब ये। तो इधर लेके जाओ तो यहां से a की पावर 5 b क्यूब c स्क्वायर d की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, ये पावर 11 आप इधर लेके चले जाओ तो ये हो जाएगा 5 की पावर 5 इंटू 27 इंटू 4, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। और क्वेश्चन में बोला गया मैक्सिमम वैल्यू है 3750 बीटा, तो 3750 बीटा, तो बीटा हो जाएगा वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 5 की पावर 5 इंटू 27 इंटू 4 अपॉन 3750। तो 3750 आप कैंसिल करेंगे अपने तो कितना आएगा बताओ, तो 5 की पावर 5 है, इसको चाहे अलग कर लो 10 कर लो इसको, तो ये 5 की पावर 5 को अलग से लिख लेते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो यहां से कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका 2 किससे कैंसिल हो गया, ये भी 2 आ गया ऊपर, ठीक है ना। उसके बाद आपका 5 से कैंसिल हो जाएगा ये कितना 75, फिर ये 5 से कैंसिल हो जाएगा 25 से बल्कि 3 हो जाएगा, और 3 से हो जाएगा 9, 18 इंटू 5, 90 आंसर आ रहा है बेटा, 90 इज एब्सोल्युटली राइट, यस। सर पिलानी सीएस के लिए बोनस करना कंपलसरी है? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पिलानी सीएस के लिए बोनस कर, देखो यार बोनस पे प्लीज ध्यान मत देना क्योंकि बोनस के चक्कर में तुम नेगेटिव करवा लोगे अपनी, ठीक है ना, सारे अटेम्प्ट करते हो उसमें गलतियां हो जाएंगी, बोनस करोगे तो वो कहीं ना गड़बड़ हो जाती है, तो अपने एक्यूरेसी पे ध्यान दो और बोनस के चक्कर में मत पड़ो, है ना, ट्राई टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस बट विद गुड एक्यूरेसी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 डन, एएमजीएम क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अगला है बाइनोमियल सीरीज एनसीएन अपॉन एन प्लस 1 एनसीएन माइनस 1 अपॉन एन NC1 अपॉन 2 प्लस NC0 इज 1023 अपॉन 10। तो जब भी बाइनोमियल सीरीज का सवाल आता है तो आप हमेशा ना इसको सिग्मा के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया करो, ठीक है ना, सिग्मा के फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लो। तो सिग्मा के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो यहां से शुरू करते हैं, NC0/1 NC1/2, तो ये हो जाएगा NCR अपॉन R प्लस 1, और 0 से लेकर कहां तक जा रही है वैल्यू, n तक जा रही है, ठीक है ना। और ये तो बहुत ही सिंपल सी सीरीज है, क्या होता है इसका सम बताओ, इसका सम होता है 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन, इफ यू रिमेंबर, याद है सम सबको, ये याद होना चाहिए, NCR अपॉन R प्लस 1 का सिग्मा, ये भी याद होना चाहिए, देखो याद कर लो, R इंटू NCR क्या होता है, n इंटू 2 की पावर n माइनस 1, R की वैल्यू 1 से लेके या 0 से लेके एक ही बात है, 0 से करोगे तो 0 ही बनेगा पहले टर्म, है ना, तो 0 से कर लो या 1 से कर लो एक ही बात है, ठीक है ना। 0 से n, R स्क्वायर इंटू NCR याद होना चाहिए तुम्हें सारी वैल्यूज, ये n इंटू n प्लस 1 इंटू 2 की पावर n माइनस 2। सिमिलरली R इक्वल टू 0 से लेकर n, NCR अपॉन R प्लस 1 होता है, ये जो मैंने लिखा है अभी 2 की पावर n प्लस, ये फॉर्मूले प्लीज याद कर लेना यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं ये सारे के सारे, और वो भी सब याद होने चाहिए, कोफिशिएंट्स वाले भी याद होने चाहिए अपने को, है ना। जैसे ये R इंटू NCR क्या होता है, n इंटू n माइनस 1 CR माइनस 1, NCR अपॉन R प्लस 1 क्या होता है, फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला n प्लस 1 CR प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, है ना। NCR अपॉन NCR माइनस 1 क्या होता है, n माइनस R प्लस 1 अपॉन R, ये सारे फॉर्मूलेज अपने को बाय हार्ट एकदम मुंह जुबानी याद होनी चाहिए, ठीक है। एनीवेज कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, तो ये 1023 अपॉन 10 हो जाएगा, साफ नजर आ रहा है कि इसको 1024 माइनस 10 लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 10 होना चाहिए और नीचे भी 10 होना चाहिए, तो बहुत ही सिंपल हो गया, n की वैल्यू 9 आ जाएगी। तो अगर एक बार आपको फॉर्मूले याद है तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी, तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो अपने जेई मेन में, बिट सेट में काम आते हैं। The number of ways of giving 5 distinct oranges to 3 children such that each child gets at least 1 orange. So you have 5 different oranges, orange 1, orange 2, orange 3, orange 4, orange 5, and you have to give to 3 different children, children number 1, children number 2, children number 3. 5 oranges को 3 children में डिस्ट्रीब्यूट करना है कि सबको कम से कम एक एक मिले। तो डिस्टिंक्ट ऑरेंजेस हैं और डिस्टिंक्ट चिल्ड्रन हैं, तो सबको एक एक मिलना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि केसेस बना लेते हैं कि कितने कितने मिलने चाहिए, क्योंकि डिस्टिंक्ट ऑरेंजेस हैं। तो पहला केस बनेगा कि इसको 3 मिलेंगे, मतलब एक को 3 मिलेंगे, इसको नहीं, इसको एक को 3 मिलेंगे, एक को 1, एक को 1, 3 चीजें एक को, O1 O2 O3 या O4 O5 जो भी है। और लास्ट केस बनेगा 2 to 1। भाई तुम्हारे पास 5 ऑरेंज पड़े हैं, 3 नन्हे मुन्ने बच्चे बाहर खड़े हैं, एंड यू वांट टू डिस्ट्रीब्यूट दीस 5 ऑरेंजेस टू 3 चिल्ड्रन। तो पहले मैं तो यही डिसाइड करूंगा यार कितने कितने दें सबको।
तो मैं बोलूंगा यार पहला केस ये कि एक को 3 देते, किसी भी एक को, फिर एक एक 3 1 1 या फिर 2 2 1 ना। कैसे देंगे 3 1 1, कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हम लोग 3 1 1 को? मतलब एक बच्चे को मिला O1 O2 O3, एक को O4 एक को O5, या एक को O1 O2 O5 एक को O3 एक को O4, मतलब लाइकवाइज केसेस बनेंगे। बेसिकली 5 चीजों को हमें 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है 3 1 1 के, एंड यू शुड नो द ग्रुपिंग फॉर्मूला। 5 लोगों को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, 1 इज कटिंग 3 1 1, जैसे ये अलग अलग ग्रुप्स बनेंगे ना। तो पहले ये डिसाइड करो 3 1 1 कैसे दोगे, कौन से 3 कौन से 1 कौन से 1 कौन से 3 दोगे, नहीं पता ना। तो ग्रुपिंग का फॉर्मूला होता है एक 5 फैक्टोरियल बाय 3 1 1 के फैक्ट उसमें है, तो 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, क्योंकि यहां पे 2 नंबर सेम है तो 2 फैक्टोरियल है ना। मान लो ये ग्रुपिंग बन गई। अब ये जाके आपको C1 C2 C3 में देनी है, तो ये 3 सेट जो बने हैं ये यहां जाके 3 फैक्टोरियल से अरेंज हो जाएंगे। हो सकता है 3 वाले इसको मिले O4 इसको, O5 इसको, या हो सकता है O5 इसको, O4 इसको। तो पहले ग्रुपिंग होती है फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो 3 फैक्टोरियल से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सिमिलरली 2 2 1 में डिवाइड करना 5 लोगों को, तो टोटल ग्रुपिंग टोटल कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे 2 2 1 का, जैसे 2 2 1 में डिवाइड करना है तो O1 O2 एक साथ कवर कर दिए, O3 O4 एक साथ, O5 एक साथ, या O1 O5 एक साथ, O3 O4 एक साथ, O2 एक साथ, ऐसे ग्रुपिंग बोलते हैं इसको, है ना। तो 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, और लेकिन ये जाके डिस्ट्रीब्यूट भी करने हैं, तो डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ऑब्वियसली 3 फैक्टोरियल से, क्योंकि ये मिलेगा मान लो C1 को, ये C2 को, ये C3 को, या ये C1 को, C3 C2 C2 C3 C1, 3 फैक्टोरियल से अरेंज हो जाएंगे। कैलकुलेट करोगे आएगा 10 × 6 60, और इसको कैलकुलेट करोगे आएगा 120/4 30 30 × 6 एक बार चेक कर लो सही है ना। 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कितना हो गया, ये 10 ही हुआ ना। हाँ 10 × 6 60 आ गया, और ये हो गया 120/4। अच्छा ये 2 फैक्टोरियल तो रह गया, सॉरी दो 2 बार आ रहा है ना, इसलिए 2 फैक्टोरियल रह गया, सॉरी। 120/8 15 15 × 6 90, 150 इज द फाइनल आंसर, नॉट 240, वो गलत कर रहा था। एक 2 फैक्टोरियल रह गया नीचे, क्यों, क्योंकि 2 सेम है ना एक्चुअली। 5 को तोड़ना है 2 2 1 में, अगर 2 ग्रुप सेम है तो नीचे 2 फैक्टोरियल भी आ जाता है, जैसे यहां आ गया। ठीक है, तो पहले ग्रुपिंग लगती है कि 5, पहले तो ये डिसाइड करना पड़ता है कि 5 लोगों को 5 चीजों को 3 लोगों में कितना कितना दें। ऑब्वियसली दिमाग लगाओ, पहले तो यही सोचोगे ना कितना कितना दोगे, तो इतना इतना देंगे 2 केसेस। अब वो 3 1 1 में भी कैसे बांटो, कौन से 3 कौन सा 1, अलग अलग डब्बे पैक करोगे, ग्रुपिंग करोगे, वो वाला ये वाला पार्ट हो गया। अब डब्बे पैक हो गए, मान लो एक केस ले लेते हैं, ये डब्बे में O1 O2 O3 है, ये में O4 है, में O5 है। चलो भाई बाहर बच्चों को बांटने जाते हैं, बच्चों को बांटने के ले भाई तू 3 वाला ले ले, तू O4 वाला ले ले, तू O5 वाला ले, या तू O4 तो 3 फैक्टर्स अरेंज हो गए। तो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सिविल शुड बी इग्नोर्ड, यस इट शुड बी इग्नोर्ड। ओके चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल पे चलते हैं। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अल्फा बीटा सब कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, लैम्डा बस 1 से ज्यादा है, तो रूट लैम्डा -1 इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। इस सर्कल का रेडियस है, आप इसको x प्लस आयोटा y भी ले सकते हो, z को ले लो x प्लस, पर अल्फा भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही है एक्चुअली। तो रूट लैम्डा -1 इसका रेडियस है, आपको अल्फा माइनस बीटा का मॉड बताना है। कुछ कुछ लोकस ना बेटा अपने को याद होने चाहिए, है ना। सर कैसे लोकस अपने को याद, जैसे मान लो आर्ग्यूमेंट आपका z है वो अल्फा है, तो हमें पता है कि ये एक ऐसी लाइन है जो 0 0 से इमर्ज करेगी और अल्फा एंगल बनाएगी, इट्स ए रे, तो इसका लोकस हो जाता है रे, इट्स ए रे इमर्जिंग फ्रॉम 0 0 मेकिंग एंगल अल्फा। अगर आर्ग्यूमेंट z माइनस z1 आपका अल्फा है, तो इट्स ए रे इमर्जिंग फ्रॉम z1, z1 जहां भी होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ, जो भी क्वाड्रेंट होगा, और अल्फा एंगल बना रही है। अल्फा पे भी डिपेंड करता है कैसा अल्फा बना रही है। अगर अल्फा ऑब्ट्यूस है तो इधर जाएगा, एक्यूट है तो इधर जाएगा, नेगेटिव एक्यूट है तो इधर जाएगा, डिपेंड्स, बट इट्स अ रे इमर्जिंग फ्रॉम z1 मेकिंग एंगल अल्फा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये लोकस ना अपने को पता होने चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, बहुत बच्चों को पता नहीं होते, ठीक है ना। जैसे आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 इज इक्वल टू अल्फा, तो ये सर्कल का एक आर्क हो जाएगा, जहां पे ये z1 है, ये z2 है, ये z है,
तो ये z माइनस z1 z माइनस z2 ये वाला एंगल आपको अल्फा दिया हुआ है, तो इट्स अ पार्ट ऑफ द सर्कल। और इसमें स्पेशल केस हो जाएगा अगर अल्फा आपका पाई बाई 2 हो गया तो फिर z1 z2 आपके डायमीटर हो जाएंगे, ये z1 हो जाएगा, ये z2 हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो प्लीज इन्हें याद कर लो क्योंकि डायरेक्टली लोकस अपने को पता होने चाहिए। और इसी सर्कल और भी होते हैं, देखो यहां देखो फोर्थ देखो, ये भी सर्कल होता है z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 का मॉड अगर k के बराबर है, अगर k 1 के बराबर है इट्स ए स्ट्रेट लाइन, पर अगर k 1 के बराबर नहीं है, ये जेई एडवांस में भी आया था इस बार, ये होता है सर्कल। इसी में देखो, इसमें पाइथागोरस लगाओ क्योंकि डायमीटर 90 डिग्री एंगल सबटेंड करता है सरकमफेरेंस पे, ध्यान देना इस वाले पे, है ना। z1 z2 डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं, ये सेंटर है बीच में, और z सरकमफेरेंस पे है। तो आप अगर पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या बनेगा, z माइनस z1 के मॉड का स्क्वायर z माइनस z2 के मॉड का स्क्वायर इक्वल्स टू z1 माइनस z, पाइथागोरस इसका स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। देखो तो कभी ऐसी इक्वेशन नजर आती है तो क्लियर होना चाहिए सर्कल है जिसके z1 z2 डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं, ठीक है, और z1 माइनस z2 ऑब्वियसली डायमीटर है, पाइथागोरस लग रही है क्योंकि। सिमिलरली इक्वेशन यहां दे रखी है, देखो तो जिन बच्चों को लोकस पता है वो फोड़ देंगे। तो ये जो इक्वेशन आपको दे रखी है बहुत ही क्लियर है, ये इक्वेशन है ना, इक्वेशन अपने को दे रखी है जिसमें अल्फा बीटा जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स वो डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं और z यहां कहीं है और ये 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है। तो z माइनस अल्फा का स्क्वायर z माइनस बीटा के मॉड का स्क्वायर इक्वल टू 2 लैम्डा। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये रूट 2 लैम्डा है। आपको अल्फा माइनस बीटा का मॉड ही तो चाहिए, अल्फा माइनस बीटा का मॉड क्या है, यही तो है, इसी का स्क्वायर है, तो रूट 2 लैम्डा चाहिए, इसकी वैल्यू निकालनी है क्वेश्चन में। ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना। इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर का सम क्या होता है, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर होना चाहिए था, ये अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर होना चाहिए था। अल्फा माइनस बीटा का मॉड क्या हो गया, रूट 2 लैम्डा हो गया। बट रूट 2 लैम्डा निकालेंगे कैसे, लैम्डा कैसे निकालेंगे, कुछ एक चीज मिस कर रखी है हमने, रूट लैम्डा माइनस द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब अल्फा माइनस बीटा डायमीटर है तो इसका आधा जो होगा वो रेडियस होगा, तो रेडियस क्या होगा आप ही बताओ। तो इजी क्वेश्चन है, बस आपको लोकस पता होना चाहिए। अल्फा माइनस बीटा का जो आधा होता है, अल्फा माइनस बीटा ये रहा, आधा इसका हो जाएगा रूट लैम्डा बाई रूट 2, यही तो होगा इसका आधा। और क्वेश्चन में दिया हुआ है इट्स रूट ऑफ लैम्डा माइनस 1, क्वेश्चन में दिया हुआ है तो क्या रेडियस, तो लैम्डा निकल जाएगा यहां से, लैम्डा बाई 2 इक्वल टू लैम्डा माइनस 1, लैम्डा इज इक्वल टू 2 लैम्डा माइनस 2, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 2। अगर लैम्डा 2 आ गया तो वापस डाल दो यहाँ पे, तो जो आंसर आपको चाहिए था वो 2 आ जाएगा, अल्फा माइनस बीटा का मॉड। तो डायमीटर 2 हो गया, रेडियस 1 हो गया। क्लियर है सबको, कोई डाउट इस क्वेश्चन में, देख लो एक बार। ये मैंने आपको जनरल लोकस बताए हैं, ये रे होती हैं, ये सर्कल का एक पार्ट होता है, आर्क ऑफ ए सर्कल। अगर 90 डिग्री हो गया तो ये डायमीटर हो जाता है, डायमीटर में फिर एंड पॉइंट्स अगर आप पाइथागोरस लगाओ तो ये भी सर्कल का ही लोकस होता है। ये सर्कल इस बार एडवांस में आया था, इक्वल टू 1 होगा अगर के रेशियो तो लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, और अगर नॉट इक्वल टू 1 होगा सर्कल होगा। तो कुछ लोकस अपने को बिल्कुल एकदम दिमाग में फिट होने चाहिए, ठीक है। तो अगर आपने देखते ही पहचान लिया कि यार ये तो सर्कल है और ये डायमीटर वाली फॉर्म है, अल्फा बीटा डायमीटर है और पाइथागोरस लग रही है, तो बस डायग्राम बना के दिख जाएगा। अल्फा माइनस बीटा जो है वो आपका रूट 2 लैम्डा है और रेडियस इसका आधा ही हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू रूट लैम्डा माइनस 1, लैम्डा सॉल्व हो जाएगा। तो बहुत इजी है, कर लो। एडजॉइंट एडजॉइंट 3 बार एडजॉइंट आ रहा है तो कुछ फॉर्मूला होता है 3 बार एडजॉइंट का, क्या फॉर्मूला होता है, अगर 1000 बार एडजॉइंट आ जाए तो उसके मॉड का क्या फॉर्मूला होता है, डिटर्मिनेंट 2a जो भी चाहिए अंदर 2a है, n-1 की पावर k, where k is the number of times adjoint is repeating, n is the order of the matrix। तो 2a का डिटर्मिनेंट ये हो जाएगा 3-1, 2 की पावर 3 8, ये आपको 16 की पावर n दिया हुआ है, कोई n बता सकता है मुझे जल्दी से, 2a की पावर 8 16 की पावर n, तो 2a 8 टाइम्स आ जाएगा, ये 2 की पावर 4n, इसमें 2 का क्यूब 2 का क्यूब 2 का क्यूब 8 बार आएगा, तो 2 की पावर 24 और डिटर्मिनेंट a की पावर 8 इज इक्वल टू 2 की पावर 4n। चलो पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, कितना आ रहा है इसका, डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, ये a मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट हो जाएगा इसका 2 के साथ आएगा 4 प्लस
4 माइनस 1 3, तो 6 माइनस 1 के साथ आएगा 2, 4 आ रहा है डिटर्मिनेंट इसका, 4 आएगा, 4 की पावर 8 का मतलब 2 की पावर 16, तो 2 की पावर 40 आ गया, 2 की पावर 4n, n की जो वैल्यू आ गई वो 10 आ गया आंसर सबका। 10 इज एब्सोल्युटली राइट। 6400 मेंस में इतनी अच्छी रैंक है, फिर तो टेंशन ही क्या है अपने को। पर ये ना अभी अभी ऑप्शंस मुझे याद नहीं है ना, वो तो जब अलग सेशन जब हम लेते हैं। अभी बिटसेट आपका आज की सीरीज खत्म हो जाए, अगले हफ्ते फिर हम एक दो सेशन इस पे लेंगे, जहां पे आपको जेईई मेन रैंक पे और एडवांस की रैंक पे क्या मिल सकता है आपको प्रॉपरली बताया जाएगा। ठीक है, पी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है, आई थिंक पीटी क्यू की पावर 2000 पी इज ए बी सी डी। तो काफी बार हमको लोग कर चुके हैं, आई थिंक फर्स्ट मॉक टेस्ट में भी हमने बिटसेट के ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि पी को हम लोग लिख सकते हैं cos 30 डिग्रीज sin 30। मैंने बताया भी था आपको पिछले मॉक टेस्ट में कि ये हमेशा एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है, इसमें पी पी डैश जो होता है वो आई के इक्वल होता है। तो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है ना। जो भी ऐसे मैट्रिक्स होते हैं cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, या माइनस यहां भी ट्रेवल हो सकता है, तो वो सारे ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस होते हैं। ठीक है, ए दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है, अब आपको ये चीज बतानी है ए बी सी डी, है ना। तो पी डैश क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू, 2007 टाइम्स क्यू आ जाएगा इंटू पी। क्यू को लिख सकते हैं पी ए पी डैश, तो पी ए पी डैश, ये मैंने अभी कुछ दिन पहले करवाया भी था आपको, पी ए पी डैश करते करते लास्ट में भी पी ए पी डैश और इंटू पी। अब इसमें बस एक फर्क है कि पी डैश पी आई बन जाता है, तो जैसे आपका पी डैश पी आई बन जाता है तो ये मिलके क्या कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल, ये भी आई बन जाएगा, सारे आई बन जाएंगे, ये सारे आई बन जाएंगे, और ए की पावर 2007 बचेगा। और बड़ी पावर को सॉल्व करने के लिए यू हैव टू कि आपको उसका पैटर्न देखना पड़ेगा। आई थिंक पैटर्न बहुत इजी होता है इसका पैटर्न हमें याद भी हो गया। अगर ए आपका है 1101, तो आपका ए की पावर 2007 हो जाएगा 12, बहुत ही घिसा बेटा सवाल है, 01 ये हो जाएगा। मतलब ए स्क्वायर में 2 आ जाएगा, ए क्यूब में 3 आ जाएगा, ए 4 में यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो 2007 में 2007 आ जाएगा। तो ए बी सी डी मिल गए अपने को, ए बी सी डी। ठीक है ना, तो ये बहुत ही पुराना सवाल है, और बिट सेट में ऐसे पुराने सवाल आपके एग्जाम में 100% आ सकते हैं। तो डायरेक्टली याद करना कि क्यू की पावर 2007 अगर यहां पे आ रहा है, तो आंसर सीधा सीधा ए की पावर 2007 होगा बस। तो ए हो गया 1, बी हो गया 2007, निकालना क्या, 2a प्लस बी माइनस 3c, सी तो 0 ही है, और माइनस 4d माइनस 4, तो 2009 माइनस 4 2005 आंसर आ जाएगा इसका। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? सिस्टम का इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस होंगे अल्फा -5 बीटा 9। अब ऐसे क्वेश्चंस को मैं क्रैमर रूल से नहीं करता कि डेल्टा 0 करके पहले अल्फा निकालूंगा फिर डेल्टा 1 के लिए चेक करूंगा। हम सीधा ही यहाँ पे वो यूज करते हैं 3D वाला कॉन्सेप्ट। मैं दो इक्वेशंस को ऐसे आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करूंगा ताकि तीसरे के बराबर आ जाए। अगर प्लेन्स कोइंसिडेंट है तो इनफाइनाइट, पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन। ये मैंने भी कुछ दिन पहले भी कराया था सवाल आपको, कल या परसों के मॉक टेस्ट में। अब यहां साफ नजर आ रहा है कि ये 2 3 4 एपी में है, तो फर्स्ट और थर्ड को ऐड करके इसको 2 से डिवाइड कर दो। तो फर्स्ट और थर्ड को ऐड करोगे तो 6 का आधा ये 3x आ जाएगा, 5 और -1 का आधा 2y आ जाएगा, अल्फा प्लस 3/2 आ जाएगा, और बीटा प्लस 5/2 आ जाएगा। ठीक है ना। और जो दूसरी इक्वेशन है वो है 3x प्लस 2y माइनस z इक्वल टू 7। अब ये दो प्लेन्स अगर पैरेलल हुए तो नो सॉल्यूशन, अगर ये दो प्लेन्स आपके कोइंसिडेंट हुए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो ये डायरेक्ट तरीका होता है क्रैमर रूल से, और ये जल्दी करने का तरीका होता है। इसमें आपको क्रैमर रूल लगा के टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि बिट सेट में टाइम की बहुत इंपॉर्टेंस है भाई। सबसे पहले तो 100% या कुछ भी हो जाए, अगर ये दोनों सेम आ गए तो डेल्टा 0 हो गया, मतलब अल्फा प्लस 3/2 अगर -1 के बराबर आ गया, ये दोनों अगर अल्फा -5 के बराबर है तो मतलब डेल्टा 0 है, मतलब दोनों प्लेन सेम है। अब अगर ये बराबर हुए तो कोइंसिडेंट हो गए, अगर बराबर नहीं हुए तो पैरेलल हो गए। अब अल्फा -5 तो आ गया, अब अल्फा -5 पे डेल्टा 0 पे मतलब 0 तो होगा ही होगा। अब दो केस हैं, अगर बीटा प्लस 5/2 7 के बराबर आ गया तो प्लेन्स कोइंसिडेंट कर गए, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो गया, यानी बीटा अगर आपका 9 आ गया तो। और दूसरा अगर बीटा प्लस 5/2 अगर 7 के बराबर नहीं है तो दोनों प्लेन्स पैरेलल हो गए, पैरेलल प्लेन्स हो गए, मतलब नो सॉल्यूशन आ गया, यानी बीटा 9 के बराबर कर दी। तो अल्फा अगर -5 है, बीटा और 9 है तो इनफाइनाइट,
अल्फा -5 है, बीटा नॉट इक्वल टू 9 है तो नो सॉल्यूशन। और अगर अल्फा -5 ही नहीं है, अगर दो प्लेन्स अलग अलग हैं, फिर तो यूनिक सॉल्यूशन। देख लेते हैं कौन सा करेक्ट नहीं है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा, अल्फा -5 बीटा नहीं, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, हमें इनकरेक्ट बताना है। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन फॉर अल्फा इक्वल टू -6 एंड बीटा इज इक्वल टू 9। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे अल्फा इज इक्वल टू -6 पे, ये गलत हो गया, तो यही आंसर सही है। आगे देख लेते हैं। इनकंसिस्टेंट और नो सॉल्यूशन, अल्फा -5 और बीटा 8। ऑब्वियसली अल्फा -5 होगा और बीटा 9 नहीं होगा, तो बीटा कुछ भी हो सकता है, तो ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और यूनिक सॉल्यूशन अगर अल्फा -5 नहीं होगा, ऑब्वियसली अगर अल्फा -5 नहीं हुआ तो फिर यूनिक सॉल्यूशन ही होगा। वो डेल्टा नॉन जीरो करने पर, आप खुद करके देख लो, डेल्टा जीरो करोगे तो अल्फा -5 ही आएगा, डेल्टा नॉन जीरो करोगे तो अल्फा नॉट इक्वल टू -5 आएगा, तो यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। शॉर्टर वे, इससे शॉर्टर क्या होगा और यही तो शॉर्टर वे है, फर्स्ट और थर्ड को ऐड करके बाय 2 कर दो, इन दोनों को बराबर कर दो तो अल्फा आ गया, इन दोनों को बराबर करोगे तो कॉन्सेट करेंगे सॉल्यूशंस, अनइक्वल करोगे तो नो सॉल्यूशंस। अब इससे छोटा क्या लोगे बेटा, है ना, हवा में तो नहीं कर सकते सवाल। चलो लिमिट का सवाल आ गया जी। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3x अपॉन कॉस क्यूब 4x साइन क्यूब 4x अपॉन, ये तो बेसिक लिमिट्स आ गई, साइन थीटा बाई थीटा, लॉग 1 प्लस थीटा बाई थीटा, है ना, इसको साइन स्क्वायर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर को। कॉस क्यूब 4x का तो कोई मीनिंग ही नहीं है, क्योंकि जब x को यहाँ 0 डालोगे तो 1 ही आएगा आंसर, तो वैसे ही खत्म हो गया, तो बहुत इजी हो गया। तो साइन स्क्वायर 3x साइन क्यूब 4x और ln 1 प्लस 2x की पावर 5। अब यहां पे बेसिक वाला लिमिट लगानी है, मतलब बेसिक फॉर्मूलेज लगानी है। तो साइन स्क्वायर 3x है तो नीचे 3x का स्क्वायर आ जाएगा और 3x का स्क्वायर ऊपर भी आ जाएगा। सिमिलरली साइन क्यूब 4x है तो नीचे 4x का क्यूब आ जाएगा और यहां भी 4x का क्यूब आ जाएगा। सिमिलरली नीचे log 1 प्लस 2x की पावर 5 है तो नीचे भी 2x की पावर 5 आ जाएगा और यहां भी 2x की पावर 5 आ जाएगा। तो आपके जो बाकी जो लिमिट्स हैं वो तो 1 बन गई, साइन थीटा बाई थीटा वाली वो सब 1 बन गई। जैसे ये वाली लिमिट 1 बन गई, ये वाली लिमिट 1 बन गई और ये वाली लिमिट 1 बन गई। तो बची क्या अपने पास 9x स्क्वायर इंटू 64x क्यूब अपॉन 32x की पावर 5। तो x तो कट ही गया, यहां से 2 कट गया, क्या आ गया आंसर 18। ये तो बड़ा आसान सवाल है, ऐसे क्वेश्चन को तो छोड़ना भी मत, कच्चा चबा जाना। सर कौन से मॉक टेस्ट करूं? अगर बिटसेट के तुम्हारे पास कोई मॉक टेस्ट नहीं है फॉर एग्जांपल, तो फिर आप कर सकते हो AIEEE के पुराने क्वेश्चंस। AIEEE होता था पहले, उसमें पुराने सवाल आप लगा सकते हो। ए अगर Z को बिलोंग करता है और ये GIF है, आपको बताने नंबर ऑफ पॉइंट्स जहां पे फंक्शन a प्लस 13 sin x का GIF, a इंटीजर है। अच्छा, तो अगर a इंटीजर है तो ये a तो बाहर ही आ जाएगा, प्रॉपर्टी होती है ग्रेटर इंटीजर की। आपको बताना है 13 sin x 0 से पाई में कहां नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ये वहां नॉन डिफरेंशिएबल होगा जहां अंदर वाला फंक्शन इंटीजर बनेगा। तो बताओ sin x इंटीजर बाई 13 कितनी जगहों पे बनेगा 0 से पाई में, उतनी ही नॉन डिफरेंशिएबल के या डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स होंगे। जहां जहां पे 13 sin x इंटीजर बनेगा, यानी जहां जहां sin x इंटीजर बाई 13 बनेगा इन द इंटरवल 0 से पाई, वहां पे फंक्शन स्प्लिट हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, मतलब ऑटोमेटिकली नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो sin x i बाई 13 से मेरा मतलब है, अच्छा 0 से पाई में sin x तो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है ना, ओपन ब्रैकेट 0 से पाई में। तो एक तो आएगा 1 बाई 13, 2 बाई 13, 3 बाई 13, 4 बाई 13, 5 बाई 13, करते करते 13 बाई 13। तो इतनी जगहों पे ये i बाई 13 बनेगा। आप बताओ मुझे 1 बाई 13 कितनी जगहों पे बनेगा 0 से पाई में? देखो sin x जब भी कोई पॉजिटिव एंगल आता है तो पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में आता है, मतलब इसके 2 एंगल्स होंगे। बोलो आया ना? आपको अगर मैं पूछूं कि sin x इक्वल्स टू 1 बाई 13 के 0 से पाई में कितने सॉल्यूशंस होंगे? भाई sin x आपका 0 से पाई में ये है, ये 1 बाई 13 है। एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, एक सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। एंगल चाहे जो मर्जी होगा, मैं कह रहा हूं एंगल जब 2 डिग्री 3 डिग्री होगा उससे फर्क नहीं पड़ता, बट 2 एंगल आएंगे कि नहीं आएंगे? तो 2 जगह पे बनेगा, ये भी 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 2 जगह पे बनेगा, करते करते 12 बाई 13 भी 2 जगह पे बनेगा।
13/13 होता है 1, साइन एक्स 1 एक ही जगह पे बनेगा 90 डिग्री पे, 0 से पाई में, है ना, ये एक जगह पे बनेगा, यहां गलती मत कर देना। तो 1 2 3 करते करते 12 तक, तो 12 तक तो दो दो पॉइंट्स हो गए, 24 और एक 25, बस 25 आंसर हो गया। इंटीजर को तो कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ, बस ए तो बाहर निकालो से फर्क नहीं पड़ता। मेन है 13 साइन एक्स, जहां जहां इंटीजर बनेगा या i/13 बनेगा साइन एक्स, तो i/13 में ये टोटल आप 13 वैल्यूज ले सकते हैं, ये 1/13 से 13/13, तो साइन एक्स 1/13 2/13 दो दो एंगल्स आ सकते हैं। सब पे क्या होगा, फंक्शन स्प्लिट होगा, क्योंकि जीआईएफ फंक्शन है, जहां जहां इंटीजर बनता है वहां वहां स्प्लिट होने के चांसेस होते हैं। तो टोटल 25 पॉइंट्स यहां पे आ गए। अनुराग बताओ क्या दिक्कत हुई बेटा? 13 आंसर नहीं होगा। हाँ देखो सिंपल सी कहानी है, अगर मालूम मैं बोलूं 2 साइन एक्स है, ध्यान देना सब बच्चे, 2 साइन एक्स कहां कहां पे ब्रेक होगा, 0 से पाई में फॉर एग्जांपल, तो 2 साइन एक्स जहां जहां इंटीजर बनता है ना वहां वहां स्प्लिट होता है, प्रॉपर्टी होती है, यानी साइन एक्स जहां जहां इंटीजर बाई 2 बनता है। अब 0 तो बन नहीं सकता, 0 से पाई ओपन ब्रैकेट में, तो 0/2 तो नहीं लेंगे, है ना, 1/2 बनेगा और 2/2 बनेगा, बस। तो अब साइन एक्स जहां जहां 1/2 बनेगा और 1 बनेगा वहां वहां पे स्प्लिट हो जाएगा फंक्शन। तो 1/2 कहां कहां बनता है आपको पता है, 30 डिग्री पर 150 डिग्री पे, तो 2 पॉइंट्स ये हो गए, और ये बनता है सिर्फ 90 डिग्री पे, तो टोटल 3 पॉइंट्स हो गए बेटा, 3 पॉइंट्स खत्म। तो ऐसे छोटा वर्जन है सवाल का, 2 की जगह 13 साइन एक्स है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। gx दिया हुआ है fx प्लस f ऑफ 1 माइनस एक्स, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है 0 से 1 में, ये तो एक कहानी है। उसके बाद आता है g इज डिक्रीजिंग फंक्शन इन दिस इंटरवल एंड इंक्रीजिंग फंक्शन इन दिस इंटरवल। तो आपको ये बताना है ये फंक्शन कहां इंक्रीजिंग है कहां डिक्रीजिंग है, वो अल्फा निकाल लो आप। उसके बाद फिर tan इनवर्स का सवाल आ गया, वो बात की बात है। ये फंक्शन डिक्रीज और इंक्रीज कहां करेगा हमें ये बताना था, तो g' कहां पे डिक्रीज करेगा, तो g' कहां नेगेटिव होगा ये बताना है। तो g' होगा क्या बाय द वे, f' माइनस f'1 माइनस x, ये कहां नेगेटिव होगा, f' जो है वो कब f'1 माइनस x से छोटा होगा ये बताना है, ठीक है। अब एक चीज जो क्वेश्चन में दे रखी है वो ये दे रखी है कि डबल डेरिवेटिव जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव है। डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव का मतलब f' जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है, बोलो अगर आपका f' एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, f' अगर एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तभी तो उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। और अगर f' इंक्रीजिंग है तो जब इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो अगर a b से बड़ा है तो f' भी f' से बड़ा होगा। अगर a b से बड़ा है तो f' भी f' से, क्योंकि इंक्रीजिंग है, या और वाइस वर्सा। तो सिमिलरली f' इंक्रीजिंग है तो फिर x भी 1 माइनस एक्स, ऐसे ये सेम ऑर्डर फॉलो करेगा। x जो आना चाहिए वो आना चाहिए लेस देन हाफ। तो आंसर आ गया मेरा, x लेस देन हाफ आ गया, और ऑब्वियसली 0 से बड़ा x 0 से 1 में, तो 0 से हाफ आ गया एक तरीके से। तो 0 से हाफ में ग्राफ डिक्रीज करेगा तो अल्फा की वैल्यू बेटा हाफ आ गई। क्या ये चीज सबको समझ में आ गई, अल्फा हाफ कैसे आ गया। तो g' अगर आपका नेगेटिव है तो ये नेगेटिव होना चाहिए, यानी ये इससे छोटा होना चाहिए। अब आपको यहां पे ये चीज देने का पर्पस यही है कि f' इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है तो हायर द एब्सिसा हायर द ऑर्डिनेट, और वाइस वर्सा। अगर ये नेगेटिव होता तो f' डिक्रीज करता तो साइन पलट जाता मतलब x जो होता फिर 1 माइनस एक्स से बड़ा होता है यहां पे। अगर ये नेगेटिव होता तो f' डिक्रीज करता। अगर तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो अल्फा हाफ आ गया। जैसे ही अल्फा हाफ आ गया आपको निकालना किसकी वैल्यू है बताओ, यहां निकाल देते हैं। अल्फा को हाफ डाल दो, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स हाफ, और 3/2 बाई हाफ tan इनवर्स 3। tan इनवर्स 1 तो π/4 ही होता है। tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 का फॉर्मूला होता है पाई प्लस tan इनवर्स 2 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 3। तो ये हो जाएगा π/4 प्लस पाई माइनस π/4, ठीक है ना, क्योंकि 5 अपॉन -5 हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, पाई इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है वो tan इनवर्स x प्लस y है ना अपॉन 1 माइनस एक्स वाई तभी होता है जब एक्स वाई 1 से छोटा, डिनोमिनेटर जब पॉजिटिव होता है।
है ना। अगर पाई ऐड करना पड़ता है मुझे दोनों तरफ, अगर एक्स वाई 1 से बड़ा होता है और एक्स और वाई पॉजिटिव होते हैं, तो यहां पे एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं, लेकिन एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से ज्यादा है, 6 1 से ज्यादा होता है, इसलिए पाई ऐड करना पड़ता है। क्योंकि उसका रीजन ये है कि tan इनवर्स एक्स और tan इनवर्स वाई की जो रेंज होती है वो होती है -π/2 से π/2, तो कहीं ना कहीं -π से पाई के बीच में लाई करता है, तो उसको बराबर करने के लिए पाई ऐड करना पड़ता है। सिमिलरली -π ऐड करना पड़ता है। अब ये छोटी छोटी बातें ये तो अपने को पता होनी चाहिए ना। ये तब होता है जब एक्स वाई 1 से बड़ा होता है लेकिन एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते हैं। तो tan इनवर्स ए और tan इनवर्स बी का सम आपको क्लियर होना चाहिए कि कब पाई ऐड करना है और कब पाई -π ऐड करना है इसके अंदर। यस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर एक फंक्शन दिया हुआ है, कंटिन्यूअस फंक्शन सेटिस्फाइज 0 से π/2 f sin 2x sin x dx प्लस अल्फा टाइम 0 से π/4 f cos 2x cos x, तो अल्फा बताना है। मतलब आपको कन्वर्ट करना है इंटीग्रेशन को इंटीग्रेशन में, क्योंकि फंक्शन तो मुझे पता ही नहीं है, और जब फंक्शन नहीं पता है तो इसका मतलब सिर्फ प्रॉपर्टी लगा के मुझे इसको इसमें कन्वर्ट करना है। माइनस अल्फा टाइम्स 0 से π/4 f of cos 2x इंटू cos x dx। तो आपको इस इंटीग्रेशन को इस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना है, तो कुछ अल्फा टाइम्स आएगा। मतलब इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं करना ना हो सकता, क्योंकि फंक्शन मुझे पता ही नहीं क्या है। यानी मुझे सिर्फ किंग्स प्रॉपर्टी या इवन ऑड प्रॉपर्टी या क्वींस प्रॉपर्टी वगैरह लगा के आपको इसको इसमें कन्वर्ट करना है। और बहुत ही पुराना सवाल है और बहुत ही कॉमन सवाल है, अगर जिसने भी थोड़े पुराने PYQs कर रखे होंगे तो उनको पता होगा ये। तो कैसे करें इसको, आइए एज्यूम कर लें मुझे इसको एक्चुअली इसमें कन्वर्ट करना है, तो मैं कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं। पहले तो मुझे एक ही चीज नजर आ रही है, किंग्स प्रॉपर्टी है ना, तो किंग्स लगाते हैं। 0 से π/2, ये तो शायद sin 2x ही रह जाएगा, है ना। π-x जब करेंगे यहाँ पे π/2 - x, ये cos x हो जाएगा। अब मैं दोनों को ऐड करता हूं, तो यहां से जो 2i आ जाएगा वो आ जाएगा 0 से π/2 f of sin 2x इंटू sin x प्लस cos x। अब sin x प्लस cos x को देखकर एक ही बात याद आती है, वो बात ये है कि हम मुझे कन्वर्ट कर रहे हैं इसे cos x में। क्यों ना मैं इसे √2 से डिवाइड √2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ताकि वो sin x प्लस π/4 यूज कर ले, है ना। तो इसको √2 से डिवाइड करते हैं और √2 से मल्टीप्लाई। याद आया ना ट्रिग्नोमेट्री वाला फंडा, ठीक है। तो यहां से √2 कैंसिल हो गया, इनफैक्ट ये √2 कट के यहां √2 आ गया, ठीक है। तो √2i हो गया, तो √2i इज इक्वल टू 0 से π/2 f of sin 2x। अच्छा, सबने पढ़ रखा है कि 1/√2 sin x प्लस 1/√2 cos x क्या होता है, sin ऑफ x प्लस π/4, यही तो होता है। पर एक्चुअली क्या होगा ना, यहां पे बाहर फिर साइन आ जाएगा, जबकि मुझे यहां बाहर कॉस चाहिए राइट में। भाई एफ के अंदर तो चलो कॉस कैसे आएगा बाद की बात है, पर बाहर तो कॉस आए कम से कम। तो बाहर कॉस आने के लिए मैं इसको एक फॉर्मूले में और कन्वर्ट कर सकता हूं, वही कॉस है कॉस बी प्लस साइन है साइन बी, तो कॉस ए माइनस बी में, चलो इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, कॉस एक्स माइनस π/4 लिख लेते हैं, ये ठीक रहेगा। अब मुझे इसे कॉस एक्स में कन्वर्ट करना है, तो मैं चाहूंगा एक्स माइनस π/4 को टी ले लेता हूं, ठीक है ना। तो टी ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा √2i इज इक्वल टू 0 डालोगे तो माइनस π/4 और ये डालोगे तो π/4, ठीक है। ये हो जाएगा, जब π/4 प्लस टी डालोगे तो आई थिंक ये आ जाएगा sin π/2 प्लस 2t। चलो थैंक गॉड कन्वर्ट हो गया, cos 2t में कन्वर्ट हो गया और ये cos t में कन्वर्ट हो गया और ये dt हो गया। सवाल हो गया लग रहा है। पर फाइनली हमें लिमिट कन्वर्ट करनी है 0 से π/4, तो ये इवन फंक्शन ही है, cos भी अंदर इवन है और ये भी इवन है, तो ये इवन फंक्शन हो गया। इवन फंक्शन है तो इसे 2 टाइम्स लिख सकते हैं, 2 टाइम्स 0 से π/4 f ऑफ cos 2t cos t। तो किंग्स प्रॉपर्टी का बड़ा अच्छा सवाल है। तो सबसे पहले किंग्स लगाया, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन करी, सब्स्टिट्यूशन किया, और फिर आपने इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी लगा दी। तो √2i आ रहा है, ये कैंसिल हो गया, √2 आ गया, तो ये वैल्यू आ गई, डेट इज इक्वल टू दिस माइनस अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू माइनस √2 हो गई। आप ये रिजल्ट याद भी रख सकते हो, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। रिजल्ट याद भी रख सकते हो कि इसका आंसर माइनस √2 आता है, मतलब दिस इज इक्वल टू या माइनस √2 आएगा, तो अल्फा की जो वैल्यू आएगी, है ना, तो यहां से जो आई आ गया वो √2 टाइम्स आ गया, तो अल्फा माइनस √2 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 13 डन। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। इंटीग्रेशन का एक और
अच्छा सवाल जिसमें जीआईएफ आ रहा है। अब जीआईएफ में ध्यान रखना, जहां जहां ये इंटीजर बनेगा वहां वहां स्प्लिट होगा, याद रखना। x/2 जहां जहां इंटीजर बनेगा 0 से 5 में, 0 से 5 है ना, वहां वहां स्प्लिट करते हुए चलना, तो ब्रेक वाली प्रॉपर्टी लगेगी इसके अंदर। अच्छा, अगर स्प्लिट नहीं भी करना तो इसका एक शॉर्टकट भी है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये इंटीग्रेशन कुछ ऐसा नजर आ रहा है, 0 to 5 cos पाई x माइनस पाई, ये जो भी होगा कुछ होगा तो कुछ इंटीजर ही ना। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई cos x अगर आ रहा है तो इसका जो आंसर आएगा प्लस माइनस cos पाई x आएगा। बोलो भाई, इवन इंटीजर हुआ, अगर इवन मल्टीपल हुआ तो cos थीटा आएगा, ऑड हुआ तो माइनस आएगा, प्लस। पर इसका आंसर तो प्लस माइनस 1 बाय पाई, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन पाई एक्स हो जाएगा 0 to 5। 5 डालो 0 डालो, आंसर तो 0 ही आएगा इन एनी। मतलब अगर आप स्प्लिट भी कर दोगे, मेरा कहने का मतलब ये है, तो स्प्लिट करने पर भी आपका आंसर फाइनली 0 ही मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सॉल्यूशन एकदम सही है, बट आप ये सोच के चलो कि ये अगर इंटीजर बना, मान लो टूट भी गया, मान लो 0 से a में टूट गया, तो भी ये cos पाई एक्स माइनस पाई कुछ इंटीजर बनेगा। मान लो आगे आगे भी टूट गया, a से लेके b में भी टूट गया, एग्जाम्पल दे रहा हूं सिर्फ, है ना। और अगर b से मतलब 2 बार में भी टूट गया मान लो, तो मैं कह रहा हूं इसका आंसर क्या होगा, प्लस माइनस कुछ cos पाई एक्स ही तो होगा, इंटीग्रेशन 0 to a। तो a भी तो इंटीजर ही है, तो जब साइन में डालोगे तो आंसर 1 बाय पाई साइन पाई एक्स आएगा, तो 0 ही आएगा, इसका भी 0 ही आएगा, इसका भी 0 ही आएगा। इन शॉर्ट आंसर 0 ही आने वाला है, तो तोड़ने की कोई जरूरत इसमें नहीं है। फिर भी अगर तोड़ना चाहते अगर आप, तो टूट जाता। x/2 को इंटीजर ले लेते, x जो होता है वो 2i होता, x जो है 0 से 5 के बीच में लाई करता है, तो एक तो 0 पे होता है स्प्लिट, 1 डालोगे तो 2 पे होता है और 4 पे होता है बस। तो 0 से 2, 2 से 4, 4 से 5, ऐसे टूटता है ये। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 5। 0 से 2 में इसकी वैल्यू 0 ही होती, क्योंकि 0 से 2 में x/2 0 से 1 में ट्रेवल करता। 2 से 4 में इसका आंसर 1 होता, क्योंकि 2 से 4 में 2 डालोगे तो 1 आएगा, 4 डालोगे तो 2 आएगा। 1 से 2 की जीआई 1 ही होता है, फिर 1 होता आंसर, और 4 से 5 में 2 होता। बट मैं वही बोल रहा हूं, लॉजिक वही लगाओगे आप तो 0 ही आंसर आएगा इसका। द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बिटवीन द पैराबोला एंड द लाइन, पैराबोला और लाइन के बीच का रीजन निकालना है। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो आपको ये एरिया निकालना है, जल्दी से बताओ फटाफट से। तो इसको y एक्सिस के अलोंग कर देते हैं सॉल्व हमेशा, है ना, y एक्सिस के अलोंग कर देते हैं। तो दोनों का निकाल लो कि कहां पे दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, बस फिर अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करना है अपने को। तो क्या वैल्यूज आ रही है बताओ। एक तो आ रही है, मुझे लग रहा है 2,2 पे कट करेंगे, साफ नजर आ रहा है 2,2 आ रहा है, अभी 2,2 आ रहा है, तो एक तो 0,2 हो जाएगा, और एक कट कर रहे होंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, और 8 आएगा, तो यहाँ पे 16, 8,-4 आ रहा होगा। ये आ रहे हैं क्या, एक पॉइंट तो आ रहा है 2,2 और एक आ रहा है 8,-4। तो -4 से 2 में इंटीग्रेट करना है, ये हो जाएगा 4 - x, और ये हो जाएगा आपका y एक्सिस में करना है ना, सॉरी 4 - y, 4 - y माइनस y स्क्वायर बाई 2 dy, 4y माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, ऐसे आपके जल्दी जल्दी हाथ चलने चाहिए, ठीक है ना। -4 से 2 यहां डालोगे, 4 × 2 6 हो जाएगा, माइनस हाफ ये हो जाएगा 4 - 16, और ये 1/6 हो जाएगा आपका 8 + 64, तो 24 - 12, तो +6 और -12, यही आ रहा है क्या आंसर, 30 - 18, है ना। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है ना, एकदम तेज तेज करना है, बढ़िया तरीके से, कोई गलती नहीं करनी है। सो 18 इज एब्सोल्युटली राइट। यस गुनीश, बहुत ही बढ़िया। अगला सवाल जल्दी से फटाफट खत्म करो यार, आज ज्यादा से ज्यादा सवाल करने हैं अपने को, है ना, क्योंकि अगले हफ्ते से तो आपके पेपर ही शुरू हैं। 26 तारीख को हम एक नया कुछ सीरीज लेकर आ रहे हैं 2026 के लिए, मंडे को, और ट्यूसडे से उसको स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और आप लोगों का तो वेट फिर चलेगा 27, 28, 29, 30, आप अपने एग्जाम में बिजी रहोगे। अगले साल वाले बच्चे, कोई ड्रॉपर है 12th में, वो सीरीज देख सकता है, लेकिन बीच में काउंसलिंग के सेशंस भी होते रहेंगे, और बिट सेट का जो अगला फेज आएगा उसके लिए हम शायद नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक या मे बी आगे स्टार्ट कर देंगे, मतलब उसके लिए भी हफ्ते में 1 या 2 दिन लेक्चर्स होते रहेंगे, बिट सेट के सेशन होते रहेंगे, क्योंकि फेज 2 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। f इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट, ये कुछ दिया हुआ है, यानी कि लेबनिज़ रूल लगेगा, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करोगे आप। बताओ जल्दी से आंसर इसका क्या आएगा। लो वॉइस, अरे ऐसे कैसे लो वॉइस।
तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे जी, डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर को छोड़कर इसका एफ डैश आएगा और एफ एक्स को छोड़कर उसका 2x आएगा, -1 होगा और इधर जाके आएगा 4x एफ एक्स। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, इसको इधर लेके आ जाओ तो -2xy इक्वल्स टू 1। तो डी वाई बाई डी एक्स -2y बाई एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर। ये अपना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यहां पे बन गई। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जब बन जाएगी तो उसको सॉल्व करना बड़ा इजी है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e की पावर -2 बाई एक्स डी एक्स विच इज e की पावर -2 log x, यानी कि 1 बाई एक्स स्क्वायर इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x की पावर -4 dx, तो y बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x की पावर -3 बाई -3 प्लस कॉन्स्टेंट। y इज इक्वल टू -1 बाई 3 x प्लस सी एक्स स्क्वायर। अब आपको c निकालने के लिए क्वेश्चन में कुछ दिया जरूर होगा। हाँ, 1 डालने पर 2/3 आ रहा है, तो x को जब 1 डालोगे तो y 2/3 आएगा। x को 1 डालोगे तो c की वैल्यू 1 ही आ गई बेटा यहां से। अगर c 1 आ गया तो फाइनली आपका जो फंक्शन आ रहा है दैट इज एक्स स्क्वायर -1/3x, ये आ रहा है। निकालना क्या अपने को, f ऑफ 3 निकालना है। f ऑफ 3 हो जाएगा 9 - 1/9 दैट इज 80/9 और उसको 18 से मल्टीप्लाई कर देना है। 160 आ रहा है क्या आंसर, 160 यस। तो डिफरेंशिएट किया, लेबनिज रूल लगाया, तो अल्टीमेटली एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनी। उसे सॉल्व करना बहुत आसान है, कुछ एक्सप्लेन करने की इसमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 17। ये जो सवाल है इसमें मैं ये सजेस्ट करूंगा आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए। बता दूंगा डायरेक्ट फॉर्मूला। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बेटा IN, अगर है यहां पे तो ये है 0 से 1 माइनस x की पावर n की पावर 2n dx अपॉन IN प्लस 1। 0 से 1 माइनस x की पावर n, बल्कि I2n ले लो इसको, चाहे I2n 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 dx, ये आ गया। इसका रेशियो डायरेक्टली याद होना चाहिए अपने को। इसका आंसर होता है n इंटू 2n प्लस 1 अपॉन n इंटू, दिमाग में छाप लो इसको। ये फॉर्मूला अपने को याद होना चाहिए। मतलब n की जगह, अभी तो मैंने 50 डाल दिया क्वेश्चन में, देखो 50 डाल दिया n की जगह, 50 100 50 101। क्या पता मैं n की जगह 40 डाल दूं। अगर 40 डाल दूंगा तो यहाँ पे 40 और 80, यहाँ पे 40 और 81 आ जाएगा। फॉर्मूला ये आ रहा है आपके सामने। तो n को मैंने 50 डाल दिया है, तो हमारा जो आंसर अभी आ रहा है ना, क्योंकि ये है एक तरीके से I50 I100 और ये I101, तो I1 बाई I2 का रेशियो आ जाएगा। अभी जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो आएगा n को जब 50 डाल दोगे, तो 50 डालोगे तो 50 इंटू 101 प्लस 1 अपॉन 50 इंटू 101, मतलब ये आ जाएगा 5051 अपॉन 5050। निकालना क्या क्वेश्चन में, 5051 इंटू I2 इज इक्वल टू 5051 इंटू अल्फा, तो 5050 आंसर आ गया। अरे अनुराग ही कह रहा है यू आर नॉट ऑडिबल, बाकी सबको आ रही मेरी आवाज? यार सही लग रहा है सर, वॉइस कमिंग परफेक्ट। शौर्य तो लिख रहा है वॉइस कमिंग परफेक्ट। अनुराग एक बार तुम रिफ्रेश कर लो बेटा, ठीक है। तो 5051 इंटू I2 जो हो जाएगा डेट इज इक्वल टू 5050, तो अल्फा की जो वैल्यू आ जाएगी वो 5050 आएगी। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डायरेक्टली आपके एग्जाम में आ सकता है। नो सर कम है आवाज यार, अब इसका मैं कुछ, इससे मैं बहुत चिल्ला रहा हूं अरे क्लियर है लेकिन कम है। अच्छा नहीं, मैं तो इससे ज्यादा मैं क्या बोलूंगा। और इज इट नॉट हार्ड फॉर बिट सेट? हाँ इट इज हार्ड, बट स्टिल दे कैन आस्क, स्टिल यू शुड नो कि यार क्या हो सकता है। क्योंकि थोड़ा अगर ऐसे सवाल करोगे शौर्य, तो फॉर श्योर आपको आसान, थोड़े और इजी लगेंगे, मतलब क्वेश्चन और इजी लगेंगे। ये फायदा होता है मेंटली। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। अरे इतना आसान सवाल, ये तो आ ही सकता है बिट सेट में। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है सिंपली आपको याद रखना है। वैसे तो सबको याद है A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2
अपॉन b1 क्रॉस b2 का मॉड। ये होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी कि डिटरमिनेंट a2 माइनस a1 b1 क्रॉस b2 का, और नीचे b1 क्रॉस b2 का मॉड। ठीक है ना। तो इनिशियल पॉइंट्स है 4 कॉमा माइनस 2 कॉमा माइनस 3, ये है 1 कॉमा 3 कॉमा 4। तो 4 माइनस 1 3, माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 7, नीचे आ गया 4 5 3 3 4 2, ये भी 4 5 3 3 4 2। तो 3 के साथ क्या आएगा 10 माइनस 12 माइनस 2, प्लस 5 के साथ आएगा 8 माइनस 9 माइनस 1, और माइनस 7 के साथ आएगा 16 माइनस 15 1। और नीचे आई जे के में यही वाली क्वांटिटीज आएंगी, तो इसका रूट ले लेते हैं, सीधा मॉड लेना है, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो ये इसका मॉड। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा -6 -5 -11 -11 -18, तो -18 बाई रूट 6 आंसर आ रहा है। 18 बाई रूट 6, तो 18 को लिख सकते हैं 6 इंटू 3, और ये हो जाएगा रूट 6, तो 3 रूट 6 आंसर हो जाएगा। 3 रूट 6 इज द राइट ऑप्शन। If the variance of the first n natural number is 10 and variance of the first m even natural number is 16, तो m plus n बताना है। अब ये फॉर्मूला याद होने चाहिए, वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो वेरिएंस जो होती है फर्स्ट n नेचुरल नंबर की वो होती है n स्क्वायर माइनस 1 बाय 12, और फर्स्ट m इवन नेचुरल नंबर्स, इवन वाले की जो वेरिएंस होती है, ये कितनी दे रखी है वैसे अपने को 10 दे रखी है, तो ऐसे n तो हो गया 11, और इवन नेचुरल नंबर की, इवन वालों की जो होती है वो होती है n स्क्वायर माइनस 1 बाय 3, और ऑड वाले की भी वेरिएंस वही होती है, ऑड नेचुरल नंबर्स की भी सबकी। और ये दिया हुआ 16 यानी n m आ गया, m दिया हुआ सॉरी m, तो ये 49 हो गया, तो 7 आ गया, तो हलवा सवाल हो गया भाई, 18 इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है। लेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए एंड सेट बी 5 and 2। ए में आपके पास जो एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई, और बी में आपके पास 2 एलिमेंट है, लेट्स से पी और क्यू। देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में टोटल 10 एलिमेंट्स होंगे, 10 एलिमेंट्स होंगे। क्यों? क्योंकि ए सारे ऑर्डर पेयर आ जाएंगे, ए पी ए क्यू बी पी बी क्यू सी पी सी क्यू डी पी डी क्यू ई क्यू ई पी ई क्यू, तो टोटल 10 एलिमेंट आ जाएंगे ए क्रॉस बी। तो 10 एलिमेंट आएंगे, आपको बताना है, आपको इतने सबसेट बताने हैं ताकि उसमें कम से कम 3 और कम मैक्सिमम 6 एलिमेंट हो। तो ठीक है, आपको 10 एलिमेंट है इस ए क्रॉस बी सेट के अंदर, आपको 3 का एक सबसेट बनाना है, 10 में से कोई भी 3 ले लो, 4 ले लो 10 में से, या 5 का बना लो, या मैक्सिमम क्या है 6 का बना लो, बस खत्म क्वेश्चन। इजी इजी सवाल है, यूं हलवा। सर क्वेश्चन 13 में डाउट है, 13 में क्या डाउट है बताओ। 10c3 बताओ कितना होता है 120, 10c4 कितना होता है 210, 10c5 निकालो कितना आता है, शायद 252 आता है, एक बार चेक करके देखना, और 10c4 तो फिर से 210 आ जाएगा, 210 तो 420 420, और ये हो जाएगा 520 540 540 और 252। ठीक है ना। ऐसे आपको फटाफट बिट सेट में अपने सवाल जो है सॉल्व करने हैं। 3 डाइस हमने रोल करी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफरेंट नंबर्स ऑन द 3 डाइस इज p by q। 3 डाई हमने रोल करी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 डिफरेंट नंबर्स ऑन 3 डाइस, तीनों डिफरेंट नंबर आने चाहिए तीनों डाइस पे। तो मेरे पास 3 डाइस है, 1 2 3, तीनों पे डिफरेंट नंबर्स आने चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इसमें 6 नंबर आ सकता है ना, इसमें कोई 5 नंबर आ सकते हैं, इसमें कोई 4 वेज में आ सकते हैं, बस यही होगा आंसर। तो 120 तो टोटल केसेस हो गए, और नीचे आ गया आपका 216 6 क्यूब, यही प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, कट जाएगा आपका 60 अपॉन 108 से 6 से कट जाएगा 6, ये हो जाएगा 18, 5/9 आंसर आ रहा है 5/9, तो Q माइनस P हो जाएगा 4। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल्स, कितनी कॉमन टेंजेंट होंगी सर्कल्स पे। अब अगर सर्कल एक दूसरे के बाहर है तो 4, अगर एक दूसरे को टच करते हैं एक्सटर्नली तो 3, कट करते हैं तो 2, इंटरनली टच करते हैं तो 1। कंडीशंस आप लोगों को पता ही है, C1 C2 R1 प्लस R2 से बड़ा होना चाहिए, C1 C2 R1 प्लस R2 के बराबर होना चाहिए, C1 C2 R1 प्लस R2 से छोटा होना चाहिए, और R1 माइनस R2 से बड़ा होना चाहिए मॉड से, और यहाँ C1 C2 R1 माइनस R2 के बराबर होना चाहिए। तो आप चेक कर लो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, रेडियस का सम या डिफरेंस से छोटे बड़े बराबर जो भी है ना। तो पहले वाले सर्कल का जो सेंटर आ रहा है वो है 9, 15/2,
और रेडियस आ रहा है अंडर रूट। मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोगों को बता सकूं कि कैसे सवालों को वहां पर रगड़ना है तुम लोगों को। -131, तो ये हो जाएगा पहला रेडियस। दिस इज 225/4 -50, तो ये हो गया 200। 200 का मतलब हो गया 25/4 यानी कि 5/2। तो पहला रेडियस 5/2 आ गया। दूसरे का रेडियस सेंटर है 3,3, ये C1 हो गया, C2 हो गया, और इसका रेडियस R2 हो गया 9 9 18 + 7 5 हो गया। व्हाट इज C1 C2? C1 C2 इज 9 - 3 का स्क्वायर 36, 15/2 - 3 का स्क्वायर 81/4, ये हो जाएगा 15/2। तो C1 C2 किसके बराबर है? आई थिंक 5 + 5/2 के बराबर है। तो C1 C2 R1 + R2 के बराबर है। तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितने हो जाएंगे? 3। तो 3 टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इसमें हो जाएंगे। तो इतनी जल्दी जल्दी सॉल्व आपको करने हैं सवाल को, है ना, एकदम पेल के, बिल्कुल छोड़ना नहीं है सवालों को। इस तरह के सवाल तो यू हैव टू डू इट। एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स इज रेसिप्रोकल टू द हाइपरबोला। ओके, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसकी एसेंट्रिसिटी जो है वो √2 होती है। तो इलिप्स की एसेंट्रिसिटी 1/√2 हो जाएगी, यानी कि 1 - b²/a²। तो b²/a² की वैल्यू हाफ आ गई। पहला रिजल्ट तो यहां से आ गया। जल्दी जल्दी करना है, ठीक है। इलिप्स और हाइपरबोला एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करते हैं। अगर इलिप्स हाइपरबोला एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करते हैं, यानी कि ये इलिप्स है, ये हाइपरबोला है, 90 डिग्री पे इनके बीच का टेंजेंट होगा, तो ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि ये कौन फोकल होता है, उनका फोकस सेम होता है, दोनों का सेम फोकस होगा। यानी जो हाइपरबोला का फोकस होगा x² - y² = 1/2, इसका फोकस होगा AE, 0। तो इसका A है यहाँ पे 1/√2 और E है √2, तो 1, 0 इसका फोकस है। तो इलिप्स का फोकस भी जो होगा वो 1, 0 होगा। इलिप्स फोकस 1, 0, मतलब वही +- 1, 0 बेसिकली। तो इलिप्स का फोकस क्या होगा? AE, 0। तो इसका AE जो आएगा इलिप्स का वो 1 आएगा। A तो है ही, और एसेंट्रिसिटी कितना है इसका निकाला था ना, 1/√2 है। A √2 आ गया बेटा। तो A अगर √2 आ गया तो B² 1 आ गया, मतलब B1 आ गया। A √2 B1 निकालना क्या है? तो लेटस रेक्टम आ गई तुम्हारे पास, x², मतलब इलिप्स की वो आ गई इक्वेशन। तो लेटस रेक्टम होता है 2b²/a, तो 2b²/a, √2 आ गई लेटस रेक्टम। हमें निकालना है स्क्वायर ऑफ द लेटस रेक्टम। तो स्क्वायर ऑफ द लेटस रेक्टम निकालना, √2 तो आ गया लेटस रेक्टम, लेकिन स्क्वायर निकालना है। 2 आंसर आ गया इसका। फिनिश्ड। सर थोड़ा धीरे तुम्हारी अगली क्लास भी है ना, तो मैं चाह रहा हूं कि तुम ऐसे सॉल्व करो सवालों को, इस तरीके से। यू हैव टू डू इट। दोबारा बता देता हूं ठीक है, थोड़ा जोश में आ गया मैं एकदम से। लेट मी रिपीट। एक्चुअली क्या होता है, जब इलिप्स और हाइपरबोला एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करते हैं ना 90 डिग्री पे, तो वो सेम फोकस के होते हैं, है ना, क्योंकि इनके बीच की जो टेंजेंट्स होती है उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो ये एक रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, मतलब याद रखना अभी के लिए। तो इलिप्स की एसेंट्रिसिटी हाइपरबोला की रेसिप्रोकल, हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी निकाल के देख सकते हो, √1 + b²/a²। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, इसमें b और a बराबर है, तो √2 आएगी हाइपरबोला की, तो इसकी 1/√2 आ गई। तो यहां से हमारे b²/a इलिप्स का ही आ गया, ठीक है। 90 डिग्री है तो मतलब फोकस सेम है। तो इसका फोकस क्या होता है हाइपरबोला का? AE, 0। इसका A 1/√2 है और E √2 है, तो 1, 0 फोकस आएगा, तो इलिप्स का फोकस भी 1, 0 आएगा। तो उसका E इसका 1/√2 था, इलिप्स का देख लो, है ना। तो इसका A 1/√2, तो A √2 आ गया। A √2 आ गया, तो यहां से B की वैल्यू 1 आ गई, देख लो। तो मेरे लिए इलिप्स आ गया। जब इलिप्स आ गया तो लेटस रेक्टम की लेंथ आ जाएगी ना 2b²/a, तो √2 लेंथ आ गई, उसका स्क्वायर 2 आ गया। VIT चेन्नई में इलेक्ट्रॉनिक या बेनेट में CSC? भाई VIT बेनेट में जाओगे? हार्दिक क्या बोल रहे हो? प्लीज नहीं यार, ऐसी गलती मत करना है। बेनेट, MET, अपने आप को प्लीज इनसे बचा के रखना, इन यूनिवर्सिटीज से, ठीक है।